हम लोग अपने फ्रेंड्स का बिल्कुल ख्याल करके रखते हैं। अच्छी बात है। एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट में देखा था डाल्टन्स लॉ। उसके लिए कुछ नहीं करना है। एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी। फिर जे जे थॉमसन मॉडल के बारे में भी कुछ नहीं करना है ना। देन रदरफोर्ड मॉडल के लिए भी मुझे बहुत कुछ नहीं करना है। लेकिन प्लैंक्स क्वांटम थियरी, इसमें मुझे प्रॉब्लम कर लेना चाहिए। ठीक, आ जाओ। तो जो भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स वगैरह छूटे होंगे या कुछ स्पेशल थियरी छूटी होगी, डेट आई विल कवर इन दिस चैप्टर, दिस स्पेशली एक्स्ट्रा लेक्चर। तो प्लैंक्स क्वांटम थियरी में, प्लैंक्स क्वांटम थियरी के लिए हम लोगों ने क्या बोला था? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनैलिटी हटता था तो कांस्टेंट आता था, डेट इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा होता था, ऐसा। ठीक। आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी प्रॉब्लम टिल नाउ। सो लेट अस डू एग्जांपल। लिखो प्लीज। Already similar problem done, but let us start with the simple, then we will jump to the competition level problem. Please write. Please write down the problem. लिखो, find out number of photons required. We have already done similar problem. Find out find out wavelength of the photon. Find out wavelength of the photon. Find out wavelength of a photon of light. Find out wavelength of a photon. Fast. Find out wavelength of a photon. Find out wavelength of a photon of a light, of a light, of a light, of a light, which is of a light which is corresponding to energy, which is corresponding to energy, which is corresponding to energy equals to 2E. 2E. If 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 6,000 angstrom, if 6,000 angstrom wavelength of is wavelength of energy,
कैपिटल ई। फास्ट करो जल्दी से। हो गया क्या रे भाई? फास्ट। ई के लिए तुमको वेवलेंथ दिया है, 2 ई के लिए पूछ रहा है एक लाइन का प्रॉब्लम। यस रितायन, श्रीकांत, रेवा, 3000, वेरी गुड। अभिदा, इसका मतलब है हम लोग को कुछ कुछ समझ में आने लग गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा हैप्पी हूँ। क्या होता था, वैल्यू पुट कर दो। ई इक्वल्स टू कितना आया? एच सी बाई लेमडा। व्हाट इज ई? एनर्जी। H is Planck's constant, C is speed of the light, lambda is 6000 angstrom। 2e का कितना हो जाएगा? H C अपॉन lambda 2। बस फिर क्या था, दोनों का रेशियो ले लो, 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 डिवाइडेड बाई 2, बोले हर्षित कितना आया? 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 डिवाइडेड बाई 2, E डिवाइडेड बाई 2e इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, यानी 6000। दिस इज एच सी बाई लेमडा 2। हो गया। एच सी कट गया, तो दिस इज 1/2 इक्वल्स टू लेमडा 2 बाई 6000। हो गया। लेमडा 2 इक्वल्स टू 3000 एंगस्ट्रॉम। Now moving to next one, please. Shall I move to next page? Shall I move to next page, please? Yes, sir. Yes, very good. चलो लिखो, जल्दी से लिखो सभी लोग। Now the next page. Write down the problem. लिखो find out number of photons emitted per second. Find out number of photons. Find out number of photons emitted per second from any bulb, which is rated with
which is rated with 100 watt, ठीक, which is rated with 100 watt, and 20% of energy is coming in the form of light. तो एक्स्ट्रा लेक्चर में बेटर हो कि हमेशा मैं पीछे का पढ़ करके आऊं, है ना, क्योंकि वी विल जंप टू आइदर प्रॉब्लम और रिमेनिंग पार्ट, एंड विच इज टफ वन। और जेई मेंस तक की गारंटी मेरी है, बिल्कुल स्टिक टू प्रॉब्लम्स तुमको मिलेंगे। 20% of the light is coming in the form of light if energy of one photon is 5000 एंगस्ट्रॉम। तुम ऐसा प्रॉब्लम देखो, मैंने क्लास में कराया है कि 2 किलो जूल के लिए कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड है इफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज 5000। देखो क्लास में करवाया हुआ है, उसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा वैल्यू चेंज किया है एंड प्रॉब्लम का लैंग्वेज चेंज किया है। एंड दिस प्रॉब्लम इज इन आईआईटी, बहुत पहले 80s में। तो आई मीन नाउ दीज प्रॉब्लम्स मे कम इन नीट सीईटी, जेईई मेंस की तो बात ही अलग है। जेईई मेंस ऑथेंटिकली इट कैन गिव। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। 100 वॉट का मीनिंग क्या है? दैट इज 100 जूल्स पर सेकेंड। वॉट इज नथिंग बट जूल्स पर सेकेंड ना, दिस इज पावर, एनर्जी पर सेकेंड, दिस इज टोटल। इसका 80% हीट, साउंड, इधर उधर में लॉस हो जा रहा है, बट 20% लाइट के फॉर्म में तेरे पास आ रहा है। तो मुझे तो सिर्फ 20% से मतलब है, इसका मतलब है 20% मीन्स 20 जूल्स पर सेकेंड। हो गया। 20 जूल्स पर सेकेंड के बराबर कितने फोटॉन्स निकलेंगे तो तुमको निकालना है। नाउ एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन hc by lambda 6.6 into 10 raised to power minus 34, speed of the light 3 into 10 raised to power 8, lambda is 5000, एंगस्ट्रॉम का मीनिंग हो गया 10 raised to power minus 10, एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10 raised to power minus 10। बस फिर क्या है, दिस इज एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। एज्यूम करो n is number of photons, number of photons emitted per second, number of photons per second। तो अब क्या करो, अगर मैं एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दूं एक फोटोन का, तो एक फोटॉन्स पर सेकेंड, एक फोटोन पर सेकेंड हो जाएगा। सो
energy per second will be n into E, which is equals to 20 joules per second. बस का इस प्रॉब्लम ओके, नो प्रॉब्लम. का इस प्रॉब्लम ना आई. अगर नहीं है तो बस रख दो n 6.6 into 10 raised to power minus 34, 3 into 10 raised to power 8 into इतना हो गया डिवाइडेड बाय इतना एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 20. बस you will get value of n. Same problem you have done in the class but with different language. उठा करके देखो. 2 जूल्स के लिए 2 जूल्स के लिए पूछा है कि कितना फोटॉन्स रिक्वायर्ड होंगे. सेम अभी 20 जूल्स पर सेकेंड, तो वहां पे n लिया था नंबर ऑफ फोटॉन्स, यहाँ पे n ले लिया नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड. बस n is number of photons per second. Yes, who will tell me the answer please? हर्षिल कैलकुलेशन बोल जल्दी से. आंसर आ गया प्रणव के 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर -33. -33 कैसे आएगा? इम्पॉसिबल. नंबर कैसे Sir, आएगा? approximately 5 multiplied by 10 raised to 20 आ रहा है 21 approximately 5. ठीक है, जल्दी बोलो भाई. सब लोगों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं. मुझे लगता है मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने कैलकुलेशन मास्टर से. सब लोग के अलग अलग आ रहे रे बाबा, सब लोग के अलग अलग आ रहे हैं. यस, 5.05 वाला सही लग रहा है. स्वराली, चैत्राली. Yes sir, 5.05 वाला करें. यस, तो दिस n का वैल्यू विल बी 5.05. अब बोलो श्रावणी के 10 टू पावर 21 आ रहे हैं, किसी का 16 आ रहा है. 5.05 तो एक्यूरेट लग रहा है मुझे, बट अब देखते हैं उसका. चलो ये पावर 10, ये 24 हो गया. 24 में से 8 गए, 6 हो गए. 16, बट 16 के बाद भी I think it should be 19. Yes,
Answer is in 10 raised to power minus 19. हर्षित, चलो भाई आ जाओ, आगे बढ़ूं क्या? Shall I move to next one? Yes. आ जाओ भाई, हम लोग आते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल पर। अब बताओ तुम लोग, मुझे रेडियस का डेरिवेशन करना है या फिर भी डायरेक्ट प्रॉब्लम करने हैं? रेडियस का डायरेक्ट प्रॉब्लम या रेडियस का डेरिवेशन नाउ? हाँ वेदांग 19 ही होगा। अरे 6.6 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड बाई वो नहीं तुम करेगा क्या? नो इट मस्ट नॉट बी 21। डेरिवेशन करना है, वेरी गुड। सिर्फ पावर पावर देख रहा है बस। आ जाओ भाई, बॉस एटॉमिक मॉडल का डेरिवेशन। तो इन बोर्स एटॉमिक मॉडल, radius of any shell, this one, according to Bohr atomic model, whenever electrons are moving, then whenever electrons are moving, then at each and every moment of time, centrifugal force, this is electron, centrifugal force which is acting outward, and electrostatic force acting inward, at each and every moment of time they are always counterbalanced। ये स्टेटमेंट लिखा था हम लोगों ने, याद है? नाउ बेटर हो कि हम लोग डेरिवेशन अभी से कर लें, 12th क्लास के फिजिक्स में है, तो उस टाइम पे तुमको सबसे ज्यादा समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कम आता है तो कोई बात नहीं, अभी फिजिक्स में आएगा उस टाइम पे तुम्हारा रिवीजन होगा। तो जो लोग रिवीजन 2 महीने के बाद करेंगे, एक बार पढ़ने के बाद बोर्ड के टाइम पे करेंगे, उस टाइम पे तुम्हारा 3 टाइम्स 4 टाइम्स होगा। So I think we must do it. So please write down statement. Please write down statement. Please write down statement. लिखो according to Bohr's atomic model. According to Bohr's atomic model. According to Bohr's atomic model, at each and every moment of time, 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 centrifugal force, centrifugal force, centrifugal force, centrifugal force, which is acting outward, centrifugal force which is acting outward,
centrifugal force which is acting outward, centrifugal force which is acting outward is always counterbalanced by, is always counterbalanced by always counterbalanced by always counterbalanced by electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction, electrostatic electrostatic force of attraction which is acting inward, which is acting inward. तो मैंने लिखा डेरिवेशन में at any point, हाँ, centrifugal force equals to electrostatic force of attraction. तो जो लोग 10th क्लास में हैं और जो अभी 11th क्लास में हैं, तो तुम्हारे उनके में कोई डिफरेंस नहीं है, 11th वाले भी कुछ नहीं जानते, डोंट वरी, क्योंकि उनके यहाँ पे अभी आया नहीं है. चलो भाई, नाउ व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? ये होता है mv²/r. जब तुम लोग अभी एक चैप्टर पढ़ोगे सर्कुलर मोशन, तो पूरा डिटेल में कराया जाएगा. सर्कुलर मोशन ठीक. अब आ जाओ भाई, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? मैंने पेज को टेक्नोलॉजी से छोटा कर दिया, दिखाई तो दे ही रहा है सब लोगों को ना. चलो इधर आओ, अब कोई कुछ नोट नहीं करेगा. नोबडी विल नोट डाउन एनीथिंग नाउ. देखो, तुमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा था, m1 m2 इंटू कैपिटल G डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर. नाउ यहाँ पे क्या था? मास m1, मास m2, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. तुम लोग जो भाई अभी टाइम इन्वेस्ट करोगे, उसका प्रॉफिट आज से 2 साल के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे मिलेगा. तो ये बहुत ही लंबी रेस का घोड़ा बोलते हैं, वो सब बनना है. और मोमेंटरली ये बोल दिया कि अच्छा नहीं लग रहा है, खराब नहीं लग रहा है, टफ जा रहा है, सिंपल जा रहा है, तो मोमेंटरली मुंह मत बनाओ. नहीं आ रहा है तब पर भी लगे रहना है, ठीक है ना? तो ये उसी की जगह पर दो चार्ज रख लो, Q1 एंड Q2. Q1 Q2 आर चार्ज, Q1 and Q2 are charged and they are separated by distance r. तुम लोगों ने, अगर तुमको याद हो,
बचपन में छोटे छोटे थे, जब क्लास खाली रहता था तो हम लोग पेज का टुकड़ा लेते थे और ढेर सारे उसके टुकड़े करके, और स्केल को सर पे रब करते थे और इसको यहाँ पर ऐसा उठाते थे, है ना। ये स्केल से उठाते थे। क्यों उठ जाता था? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन scale which you have rubbed on your head. During rubbing charge is generated on the scale, and whenever you are turning the page, so during turning charge is generating on the turned page. ठीक है ना। तो इसीलिए force is directly proportional to q1 q2। क्या करो? जो कैपिटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता था। ठीक है ना। बिल्कुल वही चीज है। समझ में आ रहा है? Q1 कितना है? नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 is charge on electron। Q1 is charge on electron। Q1 is charge on the electron। Q2 is the charge on the nucleus। चार्ज ऑन द न्यूक्लियस कितना होगा? जितना प्रोटॉन पे चार्ज होगा। क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही तो क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? जितना न्यूक्लियस पे प्रोटॉन होगा उतना ही उस पे चार्ज होगा ना। एनी प्रॉब्लम? पहले इतना बोलो, सब लोगों को समझ में आया क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, नहीं प्रॉब्लम। वाई जेड ई, यस। जेड इज नंबर ऑफ, व्हाट इज जेड? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर के बराबर है। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? जितना इलेक्ट्रॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ बट इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड इज सेम, साइन इज अपोजिट, इसलिए जेड ई लिखा है। अब बोला बिदा। यस, गॉट इट। ठीक है ना। आ जाओ भाई। आर, आर कट गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के ले लो। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट, 9 इंटू 10⁻⁴ आई थिंक 9 या 11 होता है। नाउ दिस इज जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। पहले सभी लोग इतना लिखो प्लीज।
पहले इतना लिखो। नोट कर लिया? E is the charge on electron which is equals to charge of proton. Magnitude wise they are same. राइट साइड का मुझे नहीं पता चला भाई। कोई ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स फोर्स होता है, डेट इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा। तो जो m1 था वो q1 से रिप्लेस कर दिया, जो m2 था वो q2 से रिप्लेस कर दिया। ठीक, आगे बढ़ो। हाँ, m1 को इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दिया, m2 को न्यूक्लियस से कर दिया। तो प्लीज राइट डाउन, सब लोग लिखो ऐसा। दिस इज चार्ज जेड ई को लिखो, दिस इज चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। जेड ई इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस, प्लीज राइट। चलो आ जाओ। ऐसे ही नीट जेई नहीं निकलता है, मुझे बहुत बहुत इधर उधर का पढ़ना पड़ता है। ये तो फिर भी अभी कोर्स का ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया? m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ता है? दिस इज इक्वेशन नंबर 1, प्लीज नोट डाउन फास्ट। प्लीज नोट डाउन फास्ट। ये देखो धीरे धीरे करके गायब होना स्टार्ट कर दिए क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। तो जो लोग अच्छा लगने के लिए पढ़ रहे हैं तो वो तो सही बात है, लीव कर जाए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो कितना लिखता था अगर याद हो तो? mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। mvr इक्वल्स टू ठीक।
इसलिए mv कितना आ गया? नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। सबसे बड़ी आयरनी यही है कि पढ़ना कोई नहीं चाहता, डॉक्टर इंजीनियर सब बनना चाहते। सो दिस mv का स्क्वायर 4 पाई r का स्क्वायर। नाउ कंपेयर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसीलिए मैंने बोला था नोट करने के लिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, that is n square h square 4 पाई r का स्क्वायर, एंड लेफ्ट साइड देखो k z m e स्क्वायर अपॉन r, k z e स्क्वायर m अपॉन r, r कट गया। नाउ यू विल गेट n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर इंटू r k z e स्क्वायर अपॉन m। Can So you show this lots? r will be equals to, ट्रांसफर कर दो r को इधर, इन सबको इधर, यू विल गेट n स्क्वायर h स्क्वायर k z e स्क्वायर इंटू m। ऐसा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है जहां पे ये नहीं आया है। पहले इतना नोट करो फास्ट। Sir, डन, can हाँ you show बोलो, previous वेरी गुड। slide? हाँ कौन बोल रहा है, बोलो। Can you show previous slide once again? हाँ साक्षी, ये ले। Done, sir. Thank you. ओके, तो अब मैं आता हूं ऐसा। सो दिस r इक्वल्स टू नोन क्वांटिटीज, दैट इज h स्क्वायर, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू नोन, 4 का वैल्यू नोन, पाई स्क्वायर का वैल्यू नोन, k का वैल्यू नोन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नोन, n स्क्वायर बाई z, n स्क्वायर बाई z। That's why r is directly proportional to n स्क्वायर बाई z, या तो फिर इसको ऐसे ही रहने दो, एंड फिर से मैंने ऐसा कर लिया। देखो r इन सब का तू वैल्यू पुट करेगा ना, 0.529 n स्क्वायर बाई z, यही तो लिखा था मैंने डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में।
are directly proportional to n का square, are inversely proportional to z. Cell number is n, z is atomic number. वेरी गुड. तो ये फॉर्मूला जो लिखा है ना बेटा, खुद तुम्हारे कंपटीशन में आया हुआ है. व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ आर, बट बहुत पहले, बहुत पहले आया हुआ है. सर तो 0.52 वाला फिक्स्ड वैल्यू फॉर द फॉर्मूला. यस, that is always fixed one, because you have to put the all constant values na. You had put all the constant values, that is always constant, that's why I have written na. So for first cell of hydrogen, R का वैल्यू विल बी पॉइंट, हो गया, N का वैल्यू 1, Z का वैल्यू 1. ओके डन. हाँ बोलो. श्रीकांत सर, how did Z and V are separating last step, because Z is, no, Z is not the charge. Z multiplied by eta is the charge on nucleus. Z is atomic number. Atomic number of any element is always constant. ठीक? Atomic number multiplied by number of electrons, यानी number of protons. तो मैंने टेस्ट में अगर याद हो यही दिया था, बोर्स फर्स्ट एटॉमिक रेडियाई. कुछ लोगों को पता होते भी नहीं कर पाए लैंग्वेज की वजह से. तो अब जल्दी से लिखो फास्ट, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम. if x is the radius if x is the radius of third cell, if x is the radius of third cell of hydrogen, x is the third cell of x is the third cell of hydrogen, x is the third cell of hydrogen, third radius of third cell of hydrogen, then find out radius of, then find out radius of, then find out radius of, find out radius of second cell of helium
second cell of helium of second cell of helium 1 positive, second cell of helium 1 positive. प्रॉब्लम समझ में आया क्या? तो तुम लिख सकते थे R of hydrogen which is X 0.529 n square by Z, n का वैल्यू 3, Z का वैल्यू 1, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन X इक्वल्स टू 0.529, n का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 1. Now R of helium 1 plus में n का वैल्यू तुमने कितना रखा था? 2, Z का वैल्यू 2 हो गया. R of helium 1 plus 0.529 n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बाई Z भी 2 ही है बाय द वे. तो दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइड कर दो. याद है तुम लोग को मैंने रेशियो निकलवाया था. तो 0.529 3 बाई 1 0.529 2 स्क्वायर बाई 2, ये कट गया 3 का स्क्वायर यानी मैं 9 लिख दूं डायरेक्टली. अब देखो मैं एक एक स्टेप करके बताता हूं. 2 2 कट गया ऐसा, एकदम छोटे छोटे बच्चों की तरह. यस, तो ये आ गया तुम्हारे पास x अपॉन r ऑफ हीलियम. तो r ऑफ हीलियम विल बी 2x बाई 9. काइस प्रॉब्लम आहे का रे भाई? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड. तो मैं आगे बढ़ता हूं. चलो, इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमने ग्राफ नहीं किया था, या किया था ग्राफ? ग्राफ वी हैव ऑलरेडी डन और नॉट? प्लीज. Not. No, sir, we haven't. We haven't. आ जाओ मैथमेटिकल ग्राफ.
मैंने तुम लोग को पहले भी बोला था कि केमिस्ट्री के टीचर्स की मैथमेटिक्स कमजोर होती है, बट इधर ऐसा नहीं है. On two axes x and y, three variables cannot be plotted. What are these three variables? R, n and z, है ना? Cell number n1, n2, n3, 1 2 3 4 5 6 may vary. Atomic number 1 2 3 may vary. Radius is always changing for each and every cell. So हम लोग आते हैं अब. अगर तुमको दो वेरिएबल का प्लॉट करना है, इसका मतलब है एक कांस्टेंट रहा होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि क्या कांस्टेंट रहा होगा? इसका मतलब है z इज कांस्टेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ z इज कांस्टेंट? मतलब मैं हाइड्रोजन का ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेल लेकर के ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं. समझ में आ रहा है? मैं हाइड्रोजन का ही क्या कर रहा हूं? हीलियम को ले लो. हीलियम का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन एट नाइन टेन सबका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं. इज लाइक दैट. ठीक. नाउ आर किस एक्सिस पे है बोलो? आर कौन से एक्सिस पर है? Y axis. वाई. कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट विल बी अ न्यू कांस्टेंट. By 2 divided by 5, 5 divided by 2, 2 divided by 10,000, whatever it is, रहेगा तो कांस्टेंट ही ना. n किस एक्सिस पे है? x एक्सिस पे. n x एक्सिस पे है. अगर n x एक्सिस पे है तो n x एक्सिस पे है तो नहीं, एट अ टाइम तुम टू एलिमेंट का कभी प्लॉट नहीं कर सकते. दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का अगर प्लॉट करना है तो अलग अलग तरीके का नेचर आएगा. फिर ला जा करके एक ही ग्राफ में रख देना. दैट इज द डिफरेंट वन. कभी मैंने बोला था दिस इज नथिंग बट ग्राफ ऑफ पैराबोला. 9th क्लास में हमने कुछ ऐसा पढ़ा होगा. x का वैल्यू तू माइनस ले या प्लस ले, वैल्यू विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. दिस इज कॉल्ड एज पैराबोलिक कर्व. लेकिन एक प्रॉब्लम है. क्या? n निगेटिव नहीं हो सकता. n क्यों नहीं निगेटिव हो सकता? सेल नंबर है. सेल नंबर -1 नहीं होगा. तो लेफ्ट साइड का ग्राफ देखो, मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया है. मतलब लेफ्ट साइड वाला ग्राफ इज नॉट वैलिड और राइट साइड वाला ग्राफ इज वैलिड. प्लीज राइट डाउन. r और n स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? कौन बताएगा? सर स्ट्रेट लाइन. यस, वेरी गुड. बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं. यस, दिस इज स्ट्रेट लाइन. क्यों? r इक्वल्स टू 0.529 बाई n, सॉरी बाई z, n का स्क्वायर. दिस इज कांस्टेंट. n स्क्वायर इस बार डायरेक्टली x एक्सिस पर ही रखा है तूने. x के पावर अगर तुमने 1 दिखाई दिया तो विल बी स्ट्रेट लाइन.
x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, स्ट्रेट लाइन हो गया। हो गया क्या? हाँ सर, ये also z is constant. Definitely, if you are taking one variable, second will be definitely constant. कांस्टेंट का मतलब ये होगा कि एक ही एटम के सेल्स को मैं ग्राफ प्लॉट करके देख रहा हूं। चलो भाई। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, कौन बोल रहा है वाई? अभिदा, किसके लिए वाई बोला प्लीज? अच्छा, एन स्क्वायर का। हाँ, एन स्क्वायर को ही हमने एक्स एक्सिस पे रखा है ना। एन स्क्वायर को ही हमने एक्स एक्सिस पे रखा है। एन स्क्वायर को ही मैंने एक्स एक्सिस पे रखा है, देखो। एन स्क्वायर को ही मैंने एक्स एक्सिस पे रखा है। नाउ क्लियर? अब आओ, अगर ऐसी बात है तो और लो ग्राफ फटाफट। व्हाट विल बी आर एंड जेड? अच्छा है। पॉइंट 529 अपॉन जेड एन का स्क्वायर। इस बार क्या कांस्टेंट है? इस बार एन कांस्टेंट है। वाई एन इज कांस्टेंट। मैं तुमसे बोल दूं, सेकंड सेल हाइड्रोजन का एन इज कांस्टेंट। थर्ड सेल, सेकंड सेल हाइड्रोजन, सेकंड सेल हीलियम, सेकंड सेल लिथियम, सेकंड सेल बेरिलियम, ऐसा atomic number is changing. Now again constant multiplied by constant will be constant. तुम लोग ये देखो ग्राफ को प्लॉट कैसे किया जाता है, याद करने से कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो अब आओ, y एक्सिस कोई कांस्टेंट, z एक्सिस, z को x एक्सिस लिया है बस। x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इंक्रीज कर, वैल्यू ऑफ y विल डिक्रीज, so this is called as hyperbolic curve. What is nature? Hyperbola.
इसके पहले क्या था नेचर? बोला पैराबोला। मैं बहुत ज्यादा तुम लोगों को मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं अपना टाइम, प्लीज इस पर तुम लोग ध्यान से दो। इस बार क्या हो रहा है, 1/z को ही तुमने क्या ले लिया है, एक्स एक्सिस ले लिया है। नहीं समझ में आ रहा है तो ये लो, r इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर, अगर ये कांस्टेंट हुआ 1/z, दिस r इक्वल्स टू c। 1/z को ही एक्स एक्सिस ले लिया है। अब मैंने बोला x के पावर 1 होगा तो स्ट्रेट लाइन, यस स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? हाँ, हु इज क्वेश्चन मार्क प्रणव, स्ट्रेट लाइन कैसे आया? x के पावर 1, ये ऊपर वाले का कर्व का नेचर है और ये नीचे वाले का है। अब तुम बिलीव करो, इन्हीं सबसे जितने भी आज हमने किए हैं अभी, ईच एंड एवरी ग्राफ एंड डेरिवेशन इज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। each and every graph each and every graph is in competitive exam, each and every graph। सोचो, ठीक है।